नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्रिका पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ा था। आज हम उसी के आगे पार्ट नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने तंत्रिका तंत्र की परिभाषा के बारे में भी जाना था। तंत्रिका तंत्र एक बार हम दोहरान कर लेते हैं। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का वह तंत्र है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के, ऊतकों के या ग्रंथियों के बीच में तालमेल, सामंजस्य बिठाने का कार्य करता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसको 2 भागों में बाँटा जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। इसके 2 भाग थे, एक तो था मस्तिष्क और एक था मेरुरज्जु। मस्तिष्क के भी 3 भाग थे, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। उनके कार्य के बारे में, उनकी संरचना के बारे में हमने जान लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वह है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। इस तंत्र को, जो कि तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, इस परिधीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बाँटा गया। एक तो कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कायिक तंत्रिका तंत्र क्या है? तो हमारे शरीर में जो ऐच्छिक पेशियाँ होती है, ऐच्छिक पेशियाँ वे पेशियाँ हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। तो उन पेशियों के द्वारा केंद्रीय तंत्र इसके सहारे बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया तथा मांसपेशियों के कार्य करवाता है। बाह्य उत्तेजना से तात्पर्य है, जैसे वातावरण से हमें कोई सूचना मिलती है, जैसे हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, तो उस वस्तु को छूने पर हम क्या प्रतिक्रिया करेंगे? अपने हाथ को वहाँ से तुरंत हटा लेंगे। तो ये प्रतिक्रिया है। तो इस प्रतिक्रिया का नियंत्रण ऐच्छिक पेशियों से कौन करेगा? कायिक तंत्रिका तंत्र। उसी प्रकार से उस अंग से संबंधित जो मांसपेशियाँ हैं, वो भी इसी के नियंत्रण में कार्य करती है। तो ये था हमारा कायिक तंत्रिका तंत्र। अब इसका देखिए दूसरा भाग परिधीय का, वह है स्वायत्त। इसमें जो पेशियाँ हैं वो अनैच्छिक पेशियाँ होती है। ऐसी पेशियाँ जो हमारी इच्छा के अनुसार अनैच्छिक इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। यहाँ पर ये वर्ड थोड़ा अशुद्ध हो गया, इसको सही कर देता हूँ मैं, अनैच्छिक। अनैच्छिक पेशियाँ। अब इसमें कौन-कौन से अंग आते हैं? हृदय है, फेफड़े हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य होते हैं। हृदय, हृदय हमारा एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर के केंद्रीय अंग के रूप में कार्य करता है। इस हृदय को अगर हम चाहें कि कुछ समय के लिए रुक जाए, तो नहीं रुकेगा। फेफड़े, वैसे हम कुछ समय के लिए श्वास को लेने का क्रिया को रोक सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक फेफड़ों की जो क्रियाविधि है उसको हम नहीं रोक सकते, तो क्योंकि यह अनैच्छिक क्रिया है। इसी प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो अपना स्राव सीधे ही रक्त में छोड़ती है, तो उन ग्रंथियों को भी इस तंत्र के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। अब देखिए, इसके भी 2 भाग हैं। स्वायत्त, जो कि परिधि का एक भाग था, तो उसके भी 2 भाग हैं। पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपित तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करता है? तो सतर्कता व उत्तेजना, यानी किसी काम के प्रति हम अपने वातावरण में कितने सतर्क हैं, किस प्रकार की उत्तेजनाएँ हमारे शरीर में बनती है, और आपातकाल में अतिरिक्त ऊर्जा यह तंत्र प्रदान करता है। जैसे हमारे सामने कोई अचानक कोई संकट आ जाए, हम घबरा जाएँ, रास्ते में जा रहे हो, कहीं रास्ते में अगर साँप दिख जाए, तो उस समय हमारे शरीर के अंगों को, जैसे कि हृदय की गति को ये तेज कर देता है। हमारा हृदय स्पीड से उस रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में गति करवाने का कार्य करता है। तो हृदय के पास जो एनर्जी आती है, वो इसी तंत्र के माध्यम से आती है। श्वास की जो गति है, वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि श्वास के द्वारा ही ऑक्सीजन अंदर जाएगी और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होगा, और वही ऊर्जा हमें उस संकट से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो हृदय और श्वास की गति को बढ़ाने का काम कौन करेगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और विशेष तौर से इसको आपातकाल में कार्य के लिए जाना जाता है। इसके बाद देखिए, परानुकंपी विश्राम अवस्था में, हम खाना खाने के बाद में, भोजन लेने के बाद जब सो रहे होते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में ये ऊर्जा का संचय करता है। संचय यानी उस ऊर्जा को इकट्ठा करता है। क्यों करता है?
ताकि दूसरे कार्यों में उस ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। जैसे कि हमारी आँख की पुतली को सिकोड़ना। हमारी जो आँख की पुतली है, पुतली का काम होता है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगर हम अधिक प्रकाश में हैं, जैसे बाहर चले जाते हैं धूप में, तो उस समय इस पुतली का आकार सिकुड़ता है। ये अपने आप सिकुड़ता है, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें कौन-सी पेशियाँ होती है? अनिच्छिक पेशियाँ होती है। तो आँख की पुतली को सिकोड़कर उस प्रकाश को कम किया जाता है और वापस अगर हम अंधेरे में या कम प्रकाश में जाते हैं, तो पुतली की साइज़ बढ़ जाती है। तो इस पुतली को सिकोड़ना और फैलाने का कार्य कौन करेगा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसी प्रकार से हमारी जो लार है, उस लार को घटाना या बढ़ाना है और उसी प्रकार से जो पाचक रस हमारे शरीर में स्रावित किए जाते हैं, तो उन पाचक रसों की भी वृद्धि इस तंत्र के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इस प्रकार से ये अपने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग थे, अनुकंपी और परानुकंपी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसका भाग है? तो वो है परिधीय का। परिधि में कितने भाग हैं? 2 भाग, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और ये दोनों किसके भाग थे? परिधीय की। और परिधीय किसका भाग था? तंत्रिका तंत्र का। तो इस प्रकार से पूरा आरेख के माध्यम से इसको आप याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक यानी उस तंत्र का निर्माण करने वाली, संरचना बनाने वाली और क्रियात्मक इकाई यानी उसमें कार्य करने वाली, संरचना का निर्माण करने वाली यानी उसको बनाने वाली और उसका जो कार्य करने वाली प्रमुख इकाई है, वह है तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या है? तो शरीर में एक स्थान से दूसरों तक या दूसरे स्थानों तक सूचनाओं को भेजना और लाना, यानी सूचना का लाना और ले जाने का कार्य इसी कोशिका के द्वारा संपन्न किया जाता है। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। बड़ी की बात करें तो बड़ी है वो अंडाणु होती है। लंबाई की बात करें तो वो कोशिका कौन-सी होती है? तंत्रिका कोशिका। इसकी अधिकतम लंबाई है वो 1 फीट तक हो सकती है। ये इसकी संरचना है। संरचना में देखिए आप सबसे पहले ये वाला जो भाग है इसका कोशिका काय के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर केंद्रक है, फिर यहाँ पर ये दुर्माशय निकले हुए हैं और ये इसका जो मध्यम वाला भाग है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। इसके बाद में जो तीसरा भाग है, ये स्नेप्स स्थल कहलाता है, जहाँ से एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ती है। तो इसके हम एक-एक करके इसके भाग जानने से पहले 3 भाग हैं इसके, कोशिका काय, सेल बॉडी। तो इसमें केंद्रक और प्रारूपिक अंग होते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी या कोशिका काय। तो इसमें कोशिका के जो प्रारंभिक अंग होते हैं, जैसे कि अंतःप्रतिरूप जालिकाएँ हैं, गोल्गी काई हैं, लाइसोसोम्स हैं, वो इसी के अंदर पाए जाते हैं और केंद्रक भी इसी के अंदर पाया जाता है। तो केंद्रक प्रारूपिक अंग हो गया और इसे हम साइटोन भी कहते हैं। फिर इसके बाद में द्रुमाशय डेंड्रोन। यहाँ से छोटे तंतु होते हैं जो उद्दीपनों को कोशिका काय तक भेजते हैं। ये जो आपको द्रुमाशय दिखाई दे रहे हैं, ये द्रुमाशय वे संरचनाएँ हैं जो हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार की संवेदना को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। जैसे मैं रास्ते में कहीं जा रहा हूँ और जैसे मान लो ये एक ऑलपिन है और ये मेरे उस पैर में चुभ जाती है, तो उस पैर में इसके चुभने पर जो संवेदना को ग्रहण किया जाएगा, वो इस द्रुमाशय के द्वारा ही, इस डेंड्राइट्स के द्वारा ही ग्रहण किया जाएगा और इसी के द्वारा उस सूचना को आगे भेजा जाएगा। तो ये इसका एक प्रमुख कार्य है। इसके बाद देखिए तंत्रिकाक्ष एक्सॉन, ये जो लंबा भाग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। तो बेलनाकार संरचना है, स्थूल संरचना है, क्योंकि बीच-बीच में से ये उभरी हुई आपको दिखाई दे रही है, तो स्थूल संरचना है। और अंतिम भाग पर यहाँ पर सिनेप्टिक पुटिकाएँ होती है। इन पुटिकाओं से न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ निकलता है। ये जो अंतिम भाग है यहाँ पर, तो इसमें देखिए कुछ बटन के समान संरचनाएँ आपको दिखाई दे रही है। ये होती है सिनेप्टिक पुटिकाएँ। इनका काम क्या होता है? तो ये विशेष प्रकार के रसायन का स्रावण करती है, जिनके द्वारा यहाँ की सूचना आगे की ओर जाती है। तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना थी। अब इसकी एक बार हम कार्यप्रणाली समझते हैं, कैसे ये अपना काम करता है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ से कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे अपन मान लो सिर में से कोई बाल को उखाड़ता है,
तो उस बाल के उखाड़ने पर जो सिर की कोशिकाएँ हैं, उन कोशिकाओं में ये जो तंत्रिका कोशिका है, उस कोशिका के इस द्रुमाशय भाग के द्वारा वहाँ से उस सूचना को ग्रहण किया जाएगा और ग्रहण करके उस सूचना को कोशिका काय तक भेजा जाता है। फिर यहाँ से इस कोशिका काय में उस सूचना के आने पर उस सूचना को इलेक्ट्रिक सिग्नल विद्युत संकेत के रूप में बदल दिया जाता है और वह सूचना विद्युत संकेत के रूप में इस तंत्रिकाक्ष से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है। इस तंत्रिकाक्ष में उस विद्युत सिग्नल का इधर-उधर फैलाव नहीं हो, इसलिए इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर एक आवरण होता है जिसको हम बोलते हैं माइलिन का आवरण। ये माइलिन का आवरण वसा से बना हुआ रहता है, जो कि विद्युत रोधी होता है। जैसे हमारे बिजली के जो तार होते हैं, उन बिजली को तारों को विद्युत रोधी बनाने के लिए उनके ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है। ठीक वैसे ही इसके ऊपर ये प्लास्टिक के आवरण की तरह ही कार्य करता है। तो यहाँ से सिग्नल विद्युत संकेत के रूप में यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते उस सूचना की जो गति है, वो कम हो जाती है। फिर उस सूचना को अधिक शक्तिशाली संकेत में बदलने का जो कार्य करता है, वो इस सिनेप्टिक जो स्थल है, सिनेप्स स्थल, उस स्थल में पाई जाने वाली सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ, बटन के समान आकृतियाँ। तो ये बटन के समान आकृतियाँ यहाँ से क्या छोड़ती है? न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक रसायन जिसमें एनिलीन है, ग्लाइसिन है आदि। तो ये रसायन कमज़ोर पड़ी हुई उस सूचना को अधिक शक्तिशाली बना करके दूसरी कोशिका के पास में भेजती है। ऐसे ही दूसरी कोशिका यहाँ पर आगे लगी हुई रहेगी। तो उन कोशिकाओं के जो डेंड्राइट्स यहाँ पर होंगे, उन डेंड्राइट्स के द्वारा इस सूचना को ग्रहण करके वापस उसको दूसरी कोशिका में ले जाया जाता है। फिर दूसरी कोशिका उसको तीसरी कोशिका में, तीसरी कोशिका उसको चौथी कोशिका में पहुँचाती है और इस प्रकार पलक झपकते ही ये सूचना हमारे शरीर में संचारित होती है, अर्थात अंग से मस्तिष्क तक जाती है और मस्तिष्क से वापस उस अंग तक आकर के प्रतिक्रिया को संपन्न करती है। तो आशा करता हूँ कि ये तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है, तंत्रिका कोशिका, इसकी संरचना और इसकी कार्यप्रणाली समझ में आई होगी। इसका नामांकित चित्र और इसकी जो क्रियाविधि है, वो बोर्ड में एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो इसको एक बार अपने गृह कार्य में बनाकर इसको अभ्यास करना और इसके जो कार्य हैं, उनको भी अपने नोटबुक में लिखना। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा और अधिक समझने के लिए इस वीडियो को आप बार-बार देखिए। धन्यवाद।